बेहद एक्शन में है बाजार, चाहे वो साल का अंत हो 2021 का या फिर शुरुआत हो 2022 की। और पिछले 2 सालों के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब उम्मीदें 2022 से भी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 2022 उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या ये ऐसा मार्केट है जहां पैसा अब भी बनेगा और उतनी ही आसानी से बनेगा? तो कहां बनेगा? क्या है वो बातें जिनसे आपको होना चाहिए सावधान, और क्या है वो ट्रिगर्स जो बाजार में भरेंगे जोश और जिनको देखते आपका मन होना चाहिए अच्छे शेयरों में खरीदारी करने का और पोर्टफोलियो बनाने का? इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए आइए चलते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और एबेकस एसेट मैनेजर एलएलपी के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। आपको एबेकस की पूरी टीम और आपके सारे हैप्पी सेटिस्फाइड खुश कस्टमर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की 2022 की। और पिछले 4 साल से, मेरे ख्याल से 2018 से आपने भी शुरुआत की थी एबेकस की, और जिस तरह से आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दे रहे हैं, 2022 में भी वही परंपरा आप बरकरार रखें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को भी मेरे और एबेकस की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने और आपने नया एक प्रोफेशनल मोड साथ में लिया था, तो मैं तो आपको देखते रहता हूँ। जैसे आप ऊंचाइयों पे जाए, हम आपके पीछे पीछे चलें, अरे सर, यही हम भगवान से हरदम दुआएं मांगते रहते हैं सर। थैंक यू सो मच। आपकी शुभकामनाएं हैं, इसलिए हम थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि 2022 के लिए बाजार पर बात करूंगा, सब करूंगा, एबेकस के लिए क्या क्या खास होने वाला है? क्या कुछ खास कर रहे हैं? किस तरह के फंड्स आप लॉन्च कर रहे हैं? आगे क्या आपने अपने टारगेट्स, विजन क्या रखे हैं? सो अनिल जी, एक जो बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस है ना, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का हार्ट होता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो मिशन है कि हम हमारे इन्वेस्टरों को अच्छा परफॉर्मेंस देते रहें। बाकी जो सब फंड्स हैं, एयूएम है, वो सब आउटकम है। तो ऑब्वियसली 2020 शुरू हुआ था थोड़े डर के माहौल से, बट एंड उसका बहुत अच्छा हुआ। 2021 एक बहुत ही रिकॉर्ड ईयर गया इन्वेस्टरों के लिए। 2022 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट हमारा ये मानना है कि 2022 में भी डिसेंट पॉजिटिव रिटर्न्स बनेंगे। फ्रॉम अबैकस पर्सपेक्टिव, वही जो हम फॉलो करते हैं, हमारा टैगलाइन है बिलीव इन द बेसिक्स, थिंग्स को सिंपल रखिए। एक कहा जाता है बोरिंग जो होता है ना, उसी से वेल्थ बनती है। तो हम बोरिंग रहेंगे, बट कोशिश रहेगी कि हमारे इन्वेस्टरों के लिए वेल्थ बने। और जैसे मैंने कहा, एयूएम, एसेट्स, फंड साइज, वो एक आउटकम रहेगा। तो आई थिंक द होल फोकस इज ऑन परफॉर्मेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि फोकस परफॉर्मेंस पे और बाकी सब चीज़ें अपने आप आनी है आनी है। और भले आप कहें कि बोरिंग रहेगा आपके स्टॉक पिकिंग, लेकिन जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाए वो फिर बोरिंग रहते नहीं है, वो एक्शन में भी आ जाते हैं और चर्चा का विषय भी बनते हैं। लेकिन आइए शुरुआत पहले 2022 के मार्केट आउटलुक के साथ ही करते हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है आपको, कितनी नीचे की रिस्क है, कितनी अपसाइड है 2022 में बाजार को लेकर? सो अनिल जी, इससे कहा 2020 और 21 बहुत ही अच्छा साल गया था। और उसके रहते हुए बाजार एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे हम महंगे नहीं है, बट हम सस्ते भी नहीं है। और दूसरा एक ये है कि दुनिया भर में सब फैक्टर्स एक साथ में हर इकोनॉमी और हर मार्केट को इफेक्ट करते हैं। इसके लिए वॉलेटिलिटी भी बहुत जोर से बढ़ती है। अगर ओमिक्रॉन की अगर एक रिस्क है तो सबको साथ में आती है। अगर कुछ उत्साह है कि इतना डेंजरस नहीं है, तो एक साथ में मार्केट बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि यूएस फेड ने थोड़ा सा एक टाइटनिंग पे अपना व्यू दिया, तो सब मार्केट एक साथ में थोड़े से रिएक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक उसको देखते हुए वी विल हैव फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ शार्प करेक्शन एंड शार्प रैलीज। बट एक जो टेलविंड है इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी है। हमारा मानना है कि इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ेंगे भी तो भी काफी नीचे रहेंगे। एक इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स को लेके थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस है, क्योंकि कंपनियां भी अभी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। डिमांड सिनारियो कंजम्पशन पे भी अच्छा है। थोड़ा सा एक सेटबैक नियर टर्म लगा है ओमिक्रॉन को रहते हुए, क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन है, बट वहां पे भी एक अच्छा एक टेलविंड दिखाया जा रहा है। और जो सेक्टर्स लैग कर रहे थे इकोनॉमी में 4-5 साल से, यूटिलिटीज है, मेटल्स है, बैंकिंग है, उसमें भी एक टेलविंड है। तो 2022 और 2023 की जो अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। और उसको रहते हुए हमें लग रहा है कि मिड टीन काइंड ऑफ रिटर्न्स इवन ये मार्केट में बनना मुश्किल नहीं है। दूसरा, ये वॉलेटिलिटी को आप अपना दोस्त बनाइए।
वॉलेटिलिटी की वजह से कभी-कभी शेयर 15-20% सस्ते मिल जाते हैं। और अगर आपका ये व्यू है कि 15-20% उसमें रिटर्न बन सकते हैं, तो कभी अगर आप अलर्ट हो, तो ये 15-20% रिटर्न को आप 25% में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक पॉजिटिव रहिए, वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाइए, उससे डरिए नहीं और जैसा मैंने कहा फंडामेंटल्स पे ही फोकस रखें। बिल्कुल परफेक्ट है। फंडामेंटल पर फोकस करके उतार चढ़ाव जो हो बाजार में, वॉलेटिलिटी जो भी हो, उसमें आपके लिए मौके मिलेंगे और इस साल ढेर सारे मौके मिलेंगे भी। इन मौके मिलने की वजह क्या होगी? हमारे अपने कोई लोकल ट्रिगर्स आपको ऐसे लग रहे हैं जिनकी वजह से बाजार कमज़ोर हो सकता है, या फिर ग्लोबल कारण है? नहीं, दोनों ही होंगे अनिल जी। ग्लोबल कारण तो बहुत स्पष्ट है। ये वायरस हम तो बहुत पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है कि ये जो ओमिक्रॉन है वो भगवान की वैक्सीन है। बहुत ही माइल्ड केसेस दिखे जा रहे हैं अब तक, मेजॉरिटी। हाँ, जिसको होता है उसको थोड़ी बहुत परेशानी होती है, बट काफ़ी दोस्तों से बात की जिनको पॉजिटिव डिटेक्ट किए गए, बोले 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो ये होपफुली ये गॉड्स वैक्सीन है, इसके बाद इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। बट दिस विल बी अ टॉपिक वर्थ वॉचिंग एटलीस्ट फॉर सम टाइम। टाइटनेस होनी है, इतना लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुआ है, सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में उसको थोड़ा टाइटन करेगी, बट मुझे लगता है कि वो मोर देन डिस्काउंटेड है मार्केट में, तो हम उससे ज्यादा आई डोंट थिंक वी आर वरीड दैट मच। एक जो कंसर्न हो सकता है ना, वो जियो पॉलिटिकल को लेके हो सकता है। आई थिंक चाइना, हम सबको पता है दैट चाइना को अभी एक बोलते हैं ना ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री बने। उसको रहते हुए थोड़ा बहुत एक जियो पॉलिटिकल कंसर्न हो सकता है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि आजकल सबको पता है कि लंबी चौड़ी लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो न्यूज फ्लो आते रहेंगे, बट ज्यादा उसमें वो भी कंसर्न नहीं लगता है। जहां तक डोमेस्टिक फैक्टर का सवाल है, आई थिंक बजट आ रहा है, वो तो नॉर्मली पॉजिटिव रहता है, एटलीस्ट इन द रन अप टू द बजट। अच्छी चीज ये है कि आजकल बजट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती, तो बजट के दिन भी ज्यादा लंबा चौड़ा उतार चढ़ाव होता नहीं है। एक जो 3-4 महीने में फैक्टर आ सकता है विच इज वर्थ ट्रैकिंग, ये जो 4 या 5 स्टेट में इलेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली जो बड़े स्टेट्स हैं लाइक उत्तर प्रदेश, आई थिंक उसका रिजल्ट मार्केट विल लुक एट वेरी क्लोजली। तो नियर टर्म में तो यही फैक्टर्स लग रहे हैं ट्रैक करने लायक। अर्निंग्स पे वी डोंट हैव एनी वरी। हमें लगता है कि 22 और 23 की अर्निंग्स रीजनेबली ठीक होगी। कंपनियों की कमाइयों को लेकर चिंता नहीं है, छोटे मोटे कारण हैं, वो अपने आप में चलते रहेंगे। लेकिन एक कारण जो 2021 के अंत में थोड़ा परेशान करता हुआ दिखा, वो एफआईज की बिकवाली की वजह से। क्या लगता है सर, क्या मूड है, या फिर अगर जो भी करे करे, हमारे घरेलू निवेशक और हमारे फंड्स क्या इतने मजबूत हो चुके हैं कि अगर कोई बड़ी बिकवाली आई भी तो मुकाबला कर लेंगे? तो अनिल जी, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हम सबके जैसे इन्वेस्टर ही होते हैं, और हमने देखा है हमारे अगर पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है, एक बहुत अच्छा करता है और एक बहुत खराब करता है, तो हम खराब वाले को बेच के अच्छा वाला नहीं खरीदते हैं, हम अच्छे वाले को बेच के खराब वाला खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ग्लोबली भी यही हुआ। चाइना बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था और इंडिया बहुत आउट परफॉर्म कर रहा था। तो जो लास्ट क्वार्टर ऑफ 21 में काफी इन्वेस्टर ने इंडिया में थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चाइना में बोलते हैं ना बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की, बट वो वर्क नहीं कर रहा है। एटलीस्ट मेरा जो इंटरेक्शन है मेरे दोस्तों से, उससे लगता है कि 2022 में फिर से एक इंडिया के लिए एक बन रहा है पूरा एटमॉस्फेयर वेयर फंड्स विल अगेन स्टार्ट टू कम टू इंडिया। तो हमारा तो बहुत ही पॉजिटिव व्यू है दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इवन सेकेंडरी मार्केट में काफी अच्छा होगा। और अगर आप एफडीआई में देखो तो रिकॉर्ड फ्लोज 21 में भी आए, और कोई रीजन नहीं है ये मानना कि 22 में भी और रिकॉर्ड फ्लोज नहीं होंगे। तो एफआई का रुझान काफी पॉजिटिव लग रहा है। और आपने जैसे कहा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अभी ये समझ गए हैं कि उतार चढ़ाव तो मार्केट में होते रहेंगे, बट अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो सस्टेनेबली आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और आई थिंक वो क्लियर दिख रहा है। 10-12 हजार करोड़ महीने का म्यूचुअल फंड में इनफ्लो अभी एक बेस बन गया है। दिसंबर का इनफ्लो कहा जाता है कि और भी ज्यादा है। हम जैसे ईएएफ और पीएमएस के भी फ्लोज कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज में भी कंटिन्यूस पैसा आ रहा है। तो आई थिंक एक जैसा आपने कहा
एक डोमेस्टिक स्ट्रेंथ भी काफ़ी हो गई है। तो अगर आप दिसंबर में देखिए, दिसंबर में फॉरेनर्स ने $2 बिलियन का माल बेचा, फिर भी दिसंबर में मार्केट ऊपर बंद हुआ। आई थिंक ये क्लियर जताता है कि नाउ वी आर नॉट एज़ डिपेंडेंट ऑन फॉरेन फ्लोज़ एज़ अर्लियर। बात है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोकल फ्लोज अगर मजबूत है तो फिर चिंता की क्या बात है। आ, कुछ थीम्स पर बात करना चाहता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ और जो शायद अगले साल भी लिक्विडिटी के लिहाज से, आई मीन 2022 में भी लिक्विडिटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहे, वो आईपीओज। ढेर सारे आईपीओज 2021 में भी आए। आपने कई बार ट्वीट भी किया है, मैंने पढ़े हैं कि मतलब जो लिस्टेड कंपनियां हैं पुरानी पुरानी, अच्छे इतने सालों से लिस्टेड है, ट्रैक रिकॉर्ड है सामने, वो औने पौने वैल्यूएशंस पे और आईपीओ वालों को कुछ भी वैल्यूएशन मिल रहा है। तो क्या कुछ यूफोरिया दिख रहा है? और दूसरा ये कि क्या 2022 में ये ढेर सारे आईपीओ जो लाइनअप है, इसका बाजार पर असर पड़ेगा? थोड़ा पैसा निकलेगा सिस्टम से बाहर? नहीं, अभी 2021 में अब देखा जाए तो रिकॉर्ड आईपीओज आए हैं वैल्यू टर्म्स में, और मे बी इवन इन नंबर्स। और क्या हो गया था ना अनिल जी, कोई भी आईपीओ में आप पैसा लगाइए, लिस्टिंग पे आपको 25%, 50%, 100% भी बन जाता था। तो एक जो आईपीओ जो बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट वाज नॉट नेसेसरली फंडामेंटल बेस्ड, इट वाज मोर एक ट्रेडिंग बेस्ड। और एक अच्छी चीज ये हुई है कि काफी आईपीओ में भी लोगों को नुकसान भी हुआ है लिस्टिंग पे। तो आई थिंक अभी जो आईपीओ आएंगे उसमें एक तो वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल होने की उम्मीद है। दूसरा, हर आईपीओ में उतना डिमांड नहीं आएगा जितना लास्ट ईयर आ रहा था। और थोड़ा सेबी ने भी आईपीओ के रूल्स थोड़े चेंज किए हैं। तो ये जो बड़े बड़े 500 टाइम, 700 टाइम, 1000 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहे थे, वो भी काफी कम हो जाएंगे। तो इट इज अ गुड, आई वुड से हेल्दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एज फार एज आईपीओ आर कंसर्न। काफी अच्छी कंपनियां भी आईपीओ के जरिए आती है, हम भी पार्टिसिपेट करते हैं सिलेक्टिवली। लेकिन काफी कंपनियां जो अच्छी होती हैं फंडामेंटली, लेकिन वैल्यूएशन के को देखते हुए बहुत ही महंगी होती है, वो भी आती है। तो आई थिंक इन्वेस्टर को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा फंडामेंटली रादर देन हाइप। एक ये बोलते हैं ना, ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देख के भी लोग पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाते हैं। हमने देखा है कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा डिटेल में जाओ, आरएचपी इतने डिटेल में बनती है लेकिन कोई पढ़ता नहीं आरएचपी। वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा फोकस करो। आई थिंक आईपीओज में नए नए सेक्टर, नए नए थीम, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्ट करने का मौका जरूर मिलता है। तो सिलेक्टिवली आईपीओज में आई वुड से इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आईपीओज में भी नए ज़माने की कंपनियां, नए एज न्यू एज आईपीओ, ई कॉमर्स कंपनियां, ये जो पिछले साल काफ़ी आई हैं, बड़ी चर्चा में भी रही है। आप पैसा लगा रहे हैं इनमें या फिर दूर से देख रहे हैं? एक वो है ना, दे ऑल्सो सर्व हु वेट एंड वॉच, हमारा वैसा है। न्यू एज कंपनियों को सलाम, उनके एंटरप्रेन्योर्स को सलाम। उन्होंने इतना अच्छा एक बिजनेस क्रिएट किया है जो हम कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। राइट। इतना एम्प्लॉयमेंट उन्होंने इंडिया के लिए जनरेट किया है, इतना एफडीआई उन्होंने इंडिया के लिए अट्रैक्ट किया है। बट काफी ये कंपनियां बियॉन्ड फेयर वैल्यू ट्रेड हो रही है, आईपीओ भी बियॉन्ड फेयर वैल्यू आए। और उसको देखते हुए हम थोड़े से कंजर्वेटिव होते हुए काफी हमने अवॉइड किए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ग्रोथ इज नॉट व्हाट वी फोकस ऑन, लेकिन क्या है, थोड़ा सा रीजनेबल हो प्राइस। और कम से कम ये तो हो कि 5-7 साल में कंपनियां पैसा कमाएंगी, तो वी वुड स्टिल बी लुकिंग एट इट। बट उसको छोड़ते हुए भी काफी अच्छे ऐसे आईपीओ आए हैं जिसमें फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रमोटर्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छे हैं, और वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वहाँ हमने इन्वेस्ट भी किया है। आई थिंक वी आर सिलेक्टिव। तो सेलेक्टिवली आप आईपीओ में पैसा लगाएंगे। अच्छा सर, एक थीम जो आपको बड़ी पसंद आई है 2021 में, आप इसकी बात भी कर रहे थे कि कैपिटल गुड्स वाली कंपनी, अब जो कैपेक्स साइकिल फिर से शुरू होगा, यहाँ पर बड़ा फायदा होगा। क्या 2022 में एक अच्छी थीम होगी, निवेश के बढ़िया मौके मिलेंगे? नहीं, थीम बहुत अच्छी है अनिल जी। गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा कर रही है, और आफ्टर 5 इयर्स एक थोड़ा सा एक कैपेसिटी एक्सपेंशन मोड में भी इंडियन कॉर्पोरेट जा रही है। उनकी बैलेंस शीट्स भी काफी अच्छी, क्योंकि लास्ट 2 साल में उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है। और कैपेसिटी की भी जरूरत है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी ऑलमोस्ट 80-85% पे पहुंच गया है। खाली एक ही अड़चन आ गई है कि जो बेस मेटल्स है उसके भाव थोड़े बढ़ गए हैं। थोड़े अपना जो कैपिटल कॉस्ट था प्रोजेक्ट का, वो थोड़ा ऊपर हो गया है। इसके लिए मामूली सा डिले हो रहा है। बट ये सेगमेंट बहुत अच्छा है।
एक ही फ़र्क है 2004 और 2021 या 22 में शेयर्स इतने सस्ते नहीं है जितना वो 2004 या 5 में हुआ करते थे। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स में आपको अगेन सिलेक्टिव होना पड़ेगा। कोई भी कैपिटल गुड कंपनी आप नहीं खरीद सकते हो बिकॉज़ काफ़ी कंपनियाँ कैपिटल गुड्स में भी 40-50 पी पे चल रही है। बट ये एक अच्छा थीम है। हम ज़रूर उसमें देख रहे हैं पर्टिकुलरली जो एक नेट ज़ीरो की तरफ या इवन जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वाटर एयरपोर्ट, इंफ्रा उसकी तरफ या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। आई थिंक ये काफ़ी थीमें ऐसी है जिसमें एक लंबा ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स काफ़ी पॉजिटिव है। कैपिटल गुड्स काफ़ी अच्छा रह सकता है इस साल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बैंक्स और साथ ही बैंक से जुड़े हुए एक और मुद्दे पर, इंटरेस्ट रेट्स पर राय लेना चाहता हूँ। जो दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा है वो तो अपनी जगह ही, क्या आपको लगता है भारत में भी इस साल से ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? और ऐसे में बैंक्स और एनबीएफसी इस सेक्टर पर क्या है आपकी राय? सो इंटरेस्ट रेट्स यूएस में ऑलरेडी अभी 3 इंटरेस्ट रेट हाइक डिस्काउंट हो चुकी है 2022 में। हमारा मानना है कि इंडिया में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा। ऑलरेडी 10 ईयर जीसेक यील्ड्स 6.45 तक पहुंच गए हैं। इंडियन आरबीआई नॉर्मली फॉलोअर है। अगर यूएस फेड बढ़ाएगा उसके बाद नॉर्मली आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है। बट जैसे मैंने कहा ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। ग्रास रूट लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स मामूली सी बढ़ी है 10-15 बेसिस पॉइंट। उससे हमें नहीं लगता है कि कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा। जहां तक बैंकिंग और सिलेक्ट एनबीएफसीज का सवाल है, आई थिंक 4-5 साल से क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्लो थी क्योंकि खाली रिटेल में क्रेडिट ग्रोथ हो रही थी, कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं रही थी। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अभी कॉर्पोरेट्स भी एक कैपेसिटी बढ़ाने की सोच रहे हैं, काफी प्लान्स हैं। तो आवर व्यू इज दैट आगे चल के थोड़ा एक कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी हमें देखने मिलेगा, विच इज गुड फॉर बैंक्स। जहां तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, अगर थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नॉर्मली बैंक्स को फायदा होता है क्योंकि आपके जो एडवांसेस है वो इमीडिएटली रिप्राइज हो जाते हैं। डिपॉजिट थोड़े समय के बाद रिप्राइज होते हैं तो आपका निम्स थोड़ा बढ़ता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बैंक्स हैं उनके बैलेंस शीट्स काफी क्लीन हो चुके हैं, पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट बैंक्स जिसको बोला जाता है, उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजन कर लिया और अभी यहाँ से काफी बैंक्स को तो इनफैक्ट क्रेडिट जो कॉस्ट है वो राइट बैक भी हो रहा है, जो उन्होंने राइट ऑफ कर दिए थे। तो आवर व्यू ऑन बैंक्स एंड सिलेक्ट एनबीएफसीज काफी पॉजिटिव है सर, फ्रॉम 2-3 इयर्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो थोड़ा बैंक्स उसमें लोग जी बोलते हैं कि एक जी डिजिटल को लेके उसमें एक थ्रेट है, हो सकता है थोड़ी बहुत, बट क्या है ना, एक तो रेगुलेटरी आपको प्रोटेक्शन है बिकॉज आप एज अ बैंक काफी चीज कर सकते हैं जो कोई डिजिटल प्ले नहीं कर सकता है। प्लस एक ट्रस्ट का फैक्टर है। मैं और आप अगर हमको एफडी करनी है तो हम स्टेट बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक में करेंगे, हम कोई न्यू एज या स्टार्टअप में हमारी एफडी नहीं लगाएंगे। वो भी एक थोड़ा सा एक उनको एक बोलते हैं ना एक प्रोटेक्शन है। सही बात है। पैसा देना हो तो सोच समझ के देंगे, लेना हो उधार तो फिर कोई भी दे दे, फर्क नहीं पड़ता, जो सस्ता दे वो ठीक है। तो ये तो बदलाव है ही। एक थीम और आपने 2021 में बात की थी और वो बड़ी एक्शन में रही भी, रियल एस्टेट से जुड़े हुए शेयरों की भी, और साथ ही होम फर्निशिंग और रियल एस्टेट के डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे ये सेक्टर्स बड़े एक्शन में रहे। क्या अभी और तेजी है इसमें? सो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में डिमांड बहुत अच्छी है। उसके काफी रीजन है। एक तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, मॉर्गेज रेट्स काफी नीचे हैं और उसके रहते हुए 20 से 25% आपके ईएमआई कम हो गए। दूसरा ऑब्वियसली जॉब सिनारियो बहुत ही अच्छा है, पर्टिकुलरली आईटी में जॉब्स भी मिल रहे हैं और सैलरी इंक्रीज भी हो रही है। उसको भी देखते हुए एक डिमांड है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में। और तीसरा 5-6 साल से है ना, रियल एस्टेट में भाव बढ़े नहीं है तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर काफी अच्छा है। जहां तक हमारा सवाल है, हमने इसको थोड़ा इनडायरेक्ट प्ले किया है। रियल एस्टेट कंपनीज में बहुत कम कंपनियां हैं जिसमें रिटर्न रेशियोज हमारे जो एक फ्रेमवर्क है उसमें फिट होते हैं। बट इनडायरेक्ट प्लेस जो बोलते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उसके जरिए वी आर ट्राइंग टू प्ले दैट। बट ये सेगमेंट अच्छा है और आगे लगता है 3-4-5 साल तक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में एक अच्छी टेलविंड है। ओके, तो ये एक थीम है जो अब भी बढ़िया और मजबूत रह सकती है। एक और थीम जिस पर नज़रें हैं और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की।
लगातार सुर्खियों में रही है और ऐसा लग रहा है अगले 2-3 साल तक रहेगी भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या आपको लगता है कुछ अच्छे मौके हैं यहाँ निवेश करने के? नहीं अनिल जी, ये थीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये डीप पॉकेट वाला खेल है। अभी इंडिया में है ना, छोटी कंपनियां कोई अनाउंस कर देती है वी आर गेटिंग इनटू ईवी बैटरीज ये वो, और उसके स्टॉक 50% 100% ऊपर हो जाते हैं। और आप देखोगे कंपनी की साइज होती है 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। और इंटरनेशनली आप देखिए तो कंपनी सोनी जैसी कंपनी और टोयोटा और ये सब 100 बिलियन, 150 बिलियन ऐसा वो एक आउटले कर रही है। और ये है ना, विनर्स टेक ऑल है। आज टेस्ला एक ही है, वैसा ही होगा इंडिया में भी। तो ये थीम बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सावधानी से खेलिए इसमें। ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके कोई इसमें मार्केट लीडर बन नहीं सकता ये थीम। बट इस ये थीम से एक और भी फायदा हो सकता है कि हमको पता है कि क्या नहीं लेना है। तो जो भी स्टॉक्स जो इससे थ्रेट या थ्रेटन हो सकते हैं थीम से, उससे थोड़ा दूर रहिए। और जहां तक ये थीम में इन्वेस्ट करना है, स्टे विद द बिग बॉयज। ये बात सही है, बड़े स्टॉक्स के साथ ही रहें। एक और थीम सर जो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी स्ट्रांगली है, टेक्सटाइल से रिलेटेड या फिर रिटेलिंग से जुड़े हुए शेयर, बताएं सर इस पर क्या व्यू है? नहीं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वाले शेयर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, हमने वो मिस कर दी रैली। बहुत ही अच्छा एक 2-3 साल का उनका परफॉर्मेंस रहा है। आगे भी ठीक लग रहा है। इंडिया ने एक कम से कम होम टेक्सटाइल्स में तो मार्केट शेयर भी गेन किया है ग्लोबली। जो एक चाइना की एक प्रोविंस के अगेंस्ट में यूएस ने इंपोर्ट बैन किया है, उसका भी फायदा हुआ है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का भी फायदा हुआ है। हमारे नए टेक्सटाइल मिनिस्टर भी बहुत ही प्रोएक्टिव हैं। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े टारगेट ले रखे हैं चाइना इंडिया का एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स बढ़ाने के लिए। और इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। हमारे पास कॉटन भी खुद का है, यार्न भी खुद का है, वीविंग भी खुद की है, और हम हमारे पास मैन पावर भी है, तो हम इसको सिलाई भी कर सकते हैं खुद। तो ये अच्छा सेक्टर है। आई थिंक फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो एक धक्का मारने जैसा सेक्टर है, बिकॉज इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और कंपनियां भी अच्छी है इसमें। हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास जो कंपनियां हैं वो ज्यादा करके रिटेल वाली कंपनियां हैं, जो गारमेंट रिटेल में है। बट वी आर फोकसिंग ऑन कंपनी जो टियर 2 टियर 3 गांव और छोटे टाउन में फोकस्ड हो। हमारा व्यू है कि वहां पे जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एवरीवन्स एस्पिरेशन थोड़ा थोड़ा रहता है कि मैं हम ब्रांडेड कपड़े पहने। तो वो एक जो जो बोलते हैं ना, वैल्यू ब्रांड्स है, उसमें हमारा बहुत फोकस है। और ये ओमिक्रॉन की वजह से मे बी 10-15 दिन का एक थोड़ा सेटबैक आया है। हम्म। बट जिस हिसाब से शादियों का माहौल है और जिस हिसाब से लास्ट 2 साल लोगों ने कुछ नई परचेजिंग नहीं की है, हमारा राइट। मानना है 3-4 साल के लिए ये सेगमेंट काफी अच्छा हो सकता बिल्कुल, तो अगले 3-4 साल के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में और बढ़िया तेजी होगी। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए वक्त दिया आपने और सारे सेक्टर्स पर, बाजार के आगे के डायरेक्शन पर आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की। एक बार फिर से नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। है। शुभकामनाएं नहीं सर, थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू। तो ये थे सुनील सिंघानिया साहब बताते हुए 2022 के आउटलुक के बारे में। आज के इस खास शो में इतना ही। मुलाकात आपसे फिर होगी, छोटे से ब्रेक का वक्त है। नमस्कार।